नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, MPPAT के जो क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वह सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है बच्चों, और सभी प्रश्न जो ज़्यादातर पूछे गए हैं उनको इकट्ठा किया गया है। हमारे एक साथी हैं जो उन्होंने आपके लिए मेरे कहने पर उन्होंने क्वेश्चनों को कलेक्ट करके और इस वीडियो के माध्यम से वह सभी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। और एक बात आप याद रखें, क्वेश्चनों को करें और चारों जो उसके ऑब्जेक्ट हैं चारों को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और वीडियो को अंत तक आप देखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है ना बच्चों, कितना आप कर सके। अगर आपको कहीं समस्या आती है, किसी प्रश्न में डाउट होता है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7224002688 पर व्हाट्सअप करके, कॉल पर भी आप पूछ सकते हैं, पर कॉल कम से कम करें। आप व्हाट्सअप पे आपकी समस्या बता सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना बच्चों, चलिए। तो आज सुबह, तो आज संडे है आपको पता है, और शिक्षक दिवस भी है। तो शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है ना, चलिए अब हम बिल्कुल देर ना करेंगे, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते चलें और सभी प्रश्नों को आप हल करें। कोशिश करूँगा मैं 50 क्वेश्चन से भी ऊपर प्रश्न आपको करा सकूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से भी कम होती है, वहां की जाने वाली कृषि कहलाती है। जी हाँ बच्चों, ऐसी कौन सी कृषि है, कृषि का एक प्रकार है जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होती हो, 750 mm। कितनी होती हो, 750 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं। बड़े अच्छी प्रकार से समझना है। शुष्क भूमि कृषि कहते हैं, या शुष्क खेती कहते हैं, बरानी खेती कहते हैं, या सभी कहते हैं। तो बच्चों आपको बताना है 750 mm से भी कम क्षेत्र वाली वर्षा क्या कहलाती है। आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए बच्चों। तो याद रखें, आपको मैं चारों ऑब्जेक्टिव समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। देखिए, आपकी जो शुष्क खेती होती है, इसका जो आंसर होगा वो होगा शुष्क खेती। ध्यान रखें इस बात का कि 750 mm से अगर कम वर्षा होती है तो उसको शुष्क खेती कहते हैं। 750 mm से 1150 mm तक जो वर्षा होती है उसे आप ड्राई फार्मिंग, या आप कह सकते हो शुष्क भूमि कृषि कह सकते हैं। लेकिन जो आपकी एक कृषि होती है, कौन सी वाली कृषि होती है, ध्यान रखें, इसको रेनफीड फार्मिंग से जाना जाता है। वो आपकी 1150 mm से ऊपर जहां पर वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, आपका रेनफीड फार्मिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका शुष्क खेती। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्न बाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थों में से रंध्रों को बंद करने वाला पदार्थ नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा आपका ऐसा बाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ जो क्या करता है, आपका रंध्रों को बंद नहीं करता है। एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है एट्राजोइन, तीसरा है क्योलिन और ABA। तो बच्चों, तीन ऐसे इनमें रसायन हैं, तीन ऐसे आपके पदार्थ हैं जो कि पौधे पर छिड़कने से, पौधे में जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा और क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। चाहे स्टोमेटा बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो उनको बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि इनको बंद नहीं करता है। बताइए कौन सा है बच्चों, आंसर सही होना चाहिए। ध्यान रखें, वो आपका कौन सा पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके रंध्रों को बंद नहीं करता। बाकी एट्राजीन है, क्योलिन है और ABA, ये तीनों एक ऐसे आपके पदार्थ हैं जो कि उनको बंद करते हैं, ऊपर से छिड़कने का हम लोग इनका काम करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार की सूखा रोधी किस्म कौन सी है। ज्वार की सूखा रोधी जो कि सूखे में भी आपकी अच्छी प्रकार से हो सकती है। CHS6 है, CSH14 है या 14 है, SPB96 है, या सभी हैं। तो आपको बताना है ज्वार की सूखा रोधी किस्म कौन सी है। जी हाँ बच्चों, आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए कि ज्वार की आपकी ड्राई
कह सकते हैं डाई रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, CSS6, CSS14, SPB96 या सभी। तो आंसर आपका इसका कौन सा होगा बच्चों, ये तीनों ही वैरायटी आपकी ऐसी हैं जो कि आप सूखे में इनको अच्छी प्रकार से उगा सकते हो। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए अभी बता रहा था मैं आपको, तो बताइए उसे क्या कहा जाता है, अर्ध शुष्क, आर्द्र शुष्क, शुष्क क्षेत्र या सभी। तो आपको बताना है बच्चों कि ऐसा क्षेत्र जहां पे वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, आंसर सही होगा आपका आर्द्र शुष्क। इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं रेन फेड। क्या कह सकते हैं इसको, रेन फेड। क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे, कीटों का जैविक नियंत्रण शब्द किसने प्रयोग किया। जी हाँ, कीटों का जैविक नियंत्रण शब्द किसने प्रयोग किया है, स्टैनहॉस, स्मिथ ने, वटलेट ने या स्कूग ने। तो कीटों के जैविक नियंत्रण का जो शब्द प्रयोग किया था वो थे हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम आपको बताना है। जी हाँ बच्चों, साइंटिस्ट हैं आपके स्मिथ। स्मिथ ने सबसे पहले कीटों का जैविक नियंत्रण शब्द प्रयोग किया था। ट्राइकोडर्मा क्या है। जी हाँ बच्चों, ट्राइकोडर्मा क्या है और इसका प्रयोग आपको बता चुका हूं मैं। कीट है या जीवाणु है, कवक है या औषधि है। तो बच्चों ट्राइकोडर्मा क्या है आपको ही बताना है। तो ध्यान रहे बच्चों, ट्राइकोडर्मा क्या है, एक आपका फंगस है और इसका उपयोग क्या किया जाता है, जो आपके कीट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या खरपतवार के जो कीट हैं आपको उनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ट्राइकोडर्मा का। बात करें हम लोग अगर राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 16 सितंबर को, 1 जुलाई को या 5 जून को। तो आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों आपको पता है कि जो 22 मार्च है इसको क्या बनाया जाता है आपका, 21 मार्च को वन दिवस, जबकि 22 मार्च को आपको जो है आपका ये वर्षा दिवस कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। दूसरा 16 सितंबर को वर्ल्ड फूड, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे तो, और 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई है इसको आप राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। जी हाँ बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरित क्रांति जो थी आपकी वो कब आई थी। तो ध्यान रखें 1966 से 1967 जो था, इस ईयर में आपकी हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। और ये इस समय आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 12वीं, दूसरी, चौथी या 7वीं। तो याद रखें इस समय आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी चौथी, ठीक है ना। चलिए, अमेरिका का पीला सोना किस फसल को कहा जाता है बच्चों। अमेरिका का पीला सोना किसे कहा जाता है, मक्का को, ज्वार को, सोयाबीन को या टमाटर को। जी हाँ बच्चों, अमेरिका का गोल्ड आपका कह सकते हैं येलो गोल्ड जो होता है ना, किस क्रॉप्स को कहा जाता है। तो याद रहे बच्चों, मक्का, ज्वार, सोयाबीन या टमाटर। तो ध्यान रखें बच्चों, मक्का का प्रोडक्शन भी आपका अमेरिका में होता है और सोयाबीन का प्रोडक्शन भी आपका अमेरिका में होता है। तो इन दोनों में से ही आंसर से होगा, ये तो आपके दोनों आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो याद रहे बच्चों, इसका सही आंसर है सोयाबीन। आंसर सही क्या होगा इसका, सोयाबीन आपका इसका सही आंसर है। अमेरिका का पीला सोना सोयाबीन को कहा जाता है। भूरी क्रांति का संबंध है, ब्राउन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है बच्चों। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है बच्चों, इसके बाद हम बात करें अंडा उत्पादन से है, झींगा उत्पादन से है या खाद्य प्रसंस्करण से है। तो आपको बताना है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो बच्चों आपका अंडा उत्पादन जो है ना, इससे आपका कौन सी क्रांति संबंधित है आपको पता होगा, सिल्वर रेवोल्यूशन जिसको बोला जाता है इससे संबंधित है, ठीक है ना। झींगा वाली पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है। और आपका उर्वरक उत्पादन जो इसको आपका कौन सी होती है, ये आपकी ग्रे रेवोल्यूशन से संबंधित है। अब बचा क्या आपका खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जिसको बोला जाता है। तो आपको याद रखें भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां आपका, अधिक दूरी पर उगाई जाने वाली फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। जी हाँ, कि अधिक दूरी पर हम फसलों को उगा रहे हैं, अब उनके बीच में जो खाली जगह है उसमें अगर कोई फसल को हम लोग लेते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, कैच क्रॉप बोला जाएगा या नर्स क्रॉप बोला जाएगा, एले क्रॉप बोला जाएगा या फंदा फसल जिसको हम लोग ट्रैप क्रॉप बोलते हैं।
तो बच्चों ध्यान रहे, अधिक दूरी पर उगाई जाने वाली फसलों के बीच में जो जगह खाली रहती है उसमें अगर फसल कोई हम लोग उगाते हैं तो उसको हम लोग एली क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? हम लोग एली क्रॉप्स कहते हैं। बात करें हम लोग आगे, घासों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ बच्चों, घासों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए आप लोग? आर्बोरिकल्चर कहलाता है, एनोलॉजी कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है, या एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है? जी हाँ बच्चों, आंसर आपका सही होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। और घासों के अध्ययन को कहा जाता है बच्चों एग्रोएस्ट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, पेड़ों के अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं, फॉरेस्ट्री जंगल के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके और बाकी ऑप्शन है उनके आंसर हैं। बात करते हैं हम लोग आगे, ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना उसमें सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? CH4 यानी मीथेन का, NO2, CO2 या CO का? तो आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका सर्वाधिक योगदान आपकी ग्लोबल वार्मिंग में है। तो ध्यान रखें, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? आपको पता होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 55% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 55% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके बाद आपका मीथेन का नंबर आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें आप लोग, सर्वाधिक योगदान है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की बच्चों, जैविक खेती। एक मिनट रुकिए, चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। कीटनाशक रसायनों के डिब्बों पर पीला रंग दर्शाता है। आप लोग कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करते होंगे आपके खेत में, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जो आपके डिब्बे आते हैं, जो भी उन पे कलर लिखा है, जैसे पीला कलर अगर है, क्योंकि किसी पे रेड भी होता है, किसी पे आपका येलो रहता है, किसी पे आपका देखा होगा ग्रीन रहता है, तो उनका मतलब वो क्या दर्शाता है आपको, है ना। तो या तो अगर पीला रंग है तो क्या दर्शाता है? कम विषैला है, या अत्यंत विषैला है, अत्यधिक विषैला है, या मध्यम विषैला है। तो ये आपको बताना है बच्चों कि डिब्बों पर अगर पीला रंग है तो ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पीला रंग है तो समझ लीजिए वो आपका अत्यधिक विषैला है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखें, अगर रेड है तो आप ध्यान रखें अत्यंत विषैला है, ठीक है ना। और ग्रीन है तो आप लोग कह सकते हैं वो मध्यम विषैला है। क्लियर? ये चीज आप लोग जरूर याद रखेंगे। निम्न फसलों में से प्राय परपरागत फसल कौन सी है? परपरागत यानी आपका क्रॉस पॉलिनेटेड इनमें से कौन सी क्रॉप है? कपास, भिंडी, तंबाकू या सभी? तो आपको बताना है जो आपकी परपरागत फसल है इनमें से कौन सी है। तो याद रखें, आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड सभी क्रॉप्स हैं, भिंडी भी है, कपास भी है और तंबाकू भी है। क्लियर? चलिए, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है बच्चों? चीन में, भारत, ब्राजील या मध्य अमेरिका? तो याद रहे, मूंगफली का जो ओरिजिन है वो है आपका ब्राजील। कहाँ पर है? ब्राजील में। तिल में प्रोटीन होता है बच्चों, तिल जो आपकी फसल होती है, तिली आप जिसको बोलते होंगे, इसमें प्रोटीन कितने % होता है? 40% होता है, 18 से 20% होता है, 8 से 10% होता है, या 36% होता है? तो याद रहे आपका तिल में प्रोटीन होता है 18 से 20%। कितना होता है? 18 से 20%। ज्वार में पाया जाने वाला विषैला तत्व कौन सा है बच्चों? गोसिपोल है, HCN है, सेपोनिन है, या सोलेनिन है? तो बच्चों गोसिपोल आपका किस में पाया जाता है? आपको पता होगा सोयाबीन में पाया जाता है। सेपोनिन किस में पाया जाता है? लूसन में पाया जाता है। सोलेनिन किस में पाया जाता है? आपके आलू में पाया जाता है। जबकि आपका ज्वार का पूछा है तो ज्वार में कौन सा पाया जाता है? HCN। इसको हम हाइड्रोसाइनिक अम्ल या आप धुरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सोयाबीन में तेल कितना होता है बच्चों? बहुत अच्छा प्रश्न है। सोयाबीन में तेल कितना पाया जाता है? 42%, 20%, 50% और 33%। तो आपको बचाना है सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो याद रहे आपकी 42% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि आंसर क्या सही है? 20% इसमें क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, मक्का की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? जी हाँ, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज कौन सी है बताना है आपको बच्चों। CHS1 है, H4 है, गंगा 1 है, या ICPH8 सही है? तो बच्चों आंसर आपका एकदम सही है, आंसर सही होना चाहिए इसका आपका। मक्का की फर्स्ट आपकी हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो याद रहे जो आपकी कॉटन की है वो H4 है ना। और CSH1 ये आपकी किसकी है? ज्वार की है। ICPH8 ये किसकी? आपकी अरहर की है। जबकि अब मक्का की संकर किस्म है वो है आपकी गंगा 1। ठीक है।
ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ बच्चों, आपको बताना है ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, बैरोमीटर का, लाइसीमीटर का, अल्टीमीटर का या हाइग्रोमीटर का। तो ऊंचाई मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आपका अल्टीमीटर। बैरोमीटर से बच्चों क्या मापा जाता है? ये आपका हवा का जो अपेक्षित घनत्व है आप कह सकते हैं वो मापा जाता है, ठीक है ना। लाइसीमीटर से क्या मापा जाता है? बाष्पोत्सर्जन कह सकते हैं, वो मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या जाता है? पानी का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। सिर्फ ऊंचाई मापने का जो यंत्र है वो आपका कौन सा है? अल्टीमीटर है। कौन सा है? अल्टीमीटर है। हरित क्रांति शब्द प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ बच्चों, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड किसने दिया था? जी एस खुश ने दिया था, बी एल भरद्वाज ने दिया था बच्चों, बी एस गौड़ ने दिया था या के एल चड्डा? तो बच्चों चारों ऑप्शन को समझाता हूं मैं आपको। के एल चड्डा जो हैं आपके, इनको आपको पोमोलॉजी के फादर कहा जाता है, मतलब जो आपका फल विज्ञान है इनके पिता कहा जाता है। बी एल भरद्वाज हैं बच्चों, इनको जो सिंचाई आपकी सिंचाई की जाती है आपकी किसमें? गेहूं में जो सिंचाई की जाती है, सीआरआई जो मोस्टली सिंचाई है, तो उसका पिता कहा जाता है। जबकि जी एस खुश जो है, इनने धान में आपका जो राइस विकसित किया था आपका, उसके पिता इसको कहा जाता है। जबकि हरित क्रांति जो शब्द है वो आपको किसने दिया था? विलियम्स गॉड ने। ध्यान रखें, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम्स गॉड ने। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। पूसा अनमोल किस्म का संबंध किस फसल से है? पूसा अनमोल किस वेरी इंपोर्टेंट वेराइटी है और किसका वेराइटी है आपको बताना है। टमाटर की है, वैगन की है, भिंडी की है या लौकी की है? तो बताइए, पूसा अनमोल सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी किस फसल की है? जी बच्चों, आंसर सही है आपका वैगन। वैगन की पूसा अनमोल बेहतरीन वैरायटी है। पूसा रसराज किस्म किस फसल की है? पूसा रसराज तरबूज की है, खीरा की है, खरबूज की है या करेला की है? तो पूसा रसराज जो वैरायटी है वेरी इंपोर्टेंट है, जो कि आपकी खरबूजा की है। किसकी है? खरबूजा। सब लोग जानते होंगे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, करेला, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है बच्चों? केरल में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है या हरियाणा में है? तो याद रखें, भारतीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान आपका अजमेर राजस्थान में स्थित है। आगे बात करते हैं, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके इसको बोला जाता है। बताइए आप कहाँ पर इसको स्थापित किया गया? फतेहपुर, पांडिचेरी, असम या उत्तराखंड? तो याद रहे बच्चों, सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र आपका पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान कब स्थापित किया गया था? 1974 में। ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। 1974 में फर्स्ट आपका कृषि विज्ञान केंद्र आपका किसकी अनुशंसा पर किए गए थे बच्चों? आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, भारत के आपके जितने भी जिले हैं, आपके 600 से ऊपर जिले हैं पूरे टोटल इंडिया में, तो उनमें आपको मैं बता देता हूं कि एक हमारे व्यक्ति थे मोहनलाल मेहता कमेटी। मोहनलाल मेहता कमेटी की अनुशंसा पर हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में वहां के किसानों को क्या दिया जाता है? खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदा जांच में एक नमूने का वजन लिया जाता है। जी हाँ बच्चों, मृदा जांच है, इसमें नमूने का वजन कितना लेते हैं? अगर आप सॉइल टेस्टिंग के लिए मिट्टी ले जाते हैं तो उसके लिए कितना नमूना लोगे? 100 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा, 1 किलोग्राम होगा, या निर्धारित नहीं कर सकते? तो याद रखें, मृदा जांच में नमूने का जो वजन लिया जाता है वो लिया जाता है आपका 500 ग्राम। 400 से 500 कर लीजिए आप लोग। कई बार ऑप्शन में 400 500 नहीं आ करके 400 आ जाता है, तो ध्यान रखें आप लोग कितना लिया जाता है? 500 ग्राम। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भारत में कब हुई? जी हाँ, केसीसी जिसको बोलते हैं आप लोग, बैंक देता है, आपको पता होगा, केसीसी बनाता है, लोन बनाता है आपका। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है बच्चों। 2015 में शुरुआत हुई थी या 2004 में शुरुआत हुई, 1998 में या 1974? तो याद रहे बच्चों, किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल आंसर सही है, 1998। 1998 में केसीसी की शुरुआत हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, जैविक खेती के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है?
जैविक खेती। जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार है, शांति पुरस्कार है, हल्दर पुरस्कार है या गार्गी पुरस्कार है? तो आपको बताना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो आजकल पुरस्कार दिया जा रहा है उसका नाम है, याद रहे, उसका नाम है आपका हल्दर पुरस्कार। कौन सा है आपका? हल्दर पुरस्कार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। जी हाँ, इंटरनेशनल सॉइल ईयर जो घोषित किया गया था वो कौन सा था? 2016, 2015, 2004 या 2014? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया। तो याद रहे अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष मृदा वर्ष घोषित किया गया था 2015 को घोषित किया गया था। किसको किया गया था? 2015 को। निम्न फसलों में कौन सी फसल खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आती है? निम्न फसलों में ऐसी कौन सी फसल है जो किसके अंतर्गत नहीं आती? खाद्यान्न बोले तो सीरियल्स के अंतर्गत नहीं आती है। चना यानी आपका ग्राम, बाजरा इसको पर्ल मिलेट बोला जाता है, सोयाबीन, सोयाबीन को सोयाबीन बोलते हैं, यहाँ की लैंग्वेज में उसको तोर बोलते हैं, और आपका दा जो अंश है आपका चावल यानी इसको पैडी बोला जाता है। तो बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फसल है खाद्यान्न। मेरे हिसाब से इसमें जो है दो आंसर दे दिए उन्होंने, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, जितनी भी आपकी सीरियल्स क्रॉप हैं, जैसे बाजरा है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, आपका ज्वार है, ये सभी आपकी किसके अंतर्गत आती है? खाद्यान्न के। अब चना आपके पल्स के अंतर्गत आता है, सोयाबीन आपके ऑयल सीड के अंतर्गत आता है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लेना आप लोग। इसकी जगह एक को हटा दीजिए, यहाँ पे आप ज्वार लिख लीजिए और आंसर इसका सही होगा फिर चना। क्यों? क्योंकि नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी फसल खाद्यान्न नहीं है? तो खाद्यान्न बाजरा चावल तो दोनों है, लेकिन सोयाबीन चना ये भी आपकी कौन सी है? खाद्यान्न नहीं है। तो दो आंसर दो नहीं हो सकते ना, आंसर एक होगा। ठीक है ना? चलिए, भारत में पाई जाने वाली मृदाएं मुख्य रूप से होती हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदाएं मुख्य रूप से होती हैं, क्या होती हैं? खनिज मृदा होती हैं, या कार्बनिक होती हैं, जलोढ़ होती हैं, या आ वा सा दोनों हैं? आ और सा दोनों हैं मतलब। तो बच्चों याद रहे आंसर इसका सही होगा कि हमारी यहाँ की जो मृदा हैं उनमें खनिज मृदा भी है हमारी, मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरी एलुवियल सॉइल है, क्योंकि 45 मिलियन जो हेक्टेयर 45 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है हमारी इंडिया में वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। एमपी की अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल जो है आपका भिंड, मुरैना और ग्वालियर का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। तो याद रहे इसका आंसर जो सही होगा आपका कौन सा होगा? आबादो। कार्बनिक मात्रा का तो बच्चों हमारे यहाँ की जो मिट्टी है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सिर्फ 20% पाई जाती है, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मृदा का जो आपका स्थायी परमानेंट आपकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है या परमानेंट आपका कैरेक्टर है वो कौन सा रहता है? वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये है। फर्टिलिटी भैया कभी भी चेंज हो जाती है फर्टिलिटी। तो संरचना ये भी आपकी चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर बदल जाती है, आप फर्टिलाइजर का बार बार यूज कर रहे हो तो वो भी चेंज हो जाएगी। कणाकार इसको हम लोग टेक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखें। और दा है जल, ये भी मात्रा कभी चेंज हो सकती है। तो इसका आंसर सही होगा मृदा का स्थायी गुण है टेक्सचर। जो इसमें मिट्टी के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सॉइल के कई पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होता है आपका क्ले होता है ना, कंकड़ होता है, छोटे पत्थर भी होते हैं, तो ये आपका चेंज जो है वो नहीं होता है। मृदा घोल में उपस्थित घुलनशील लवणों को मापा जाता है। जी हाँ, आपकी मिट्टी है उसमें जो उपस्थित घुलनशील सॉल्युबल लवण जो पाए जाते हैं ना उनको किसके द्वारा माप सकते हैं? पीएच मीटर के द्वारा, ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा या टेंसियोमीटर के द्वारा। तो बच्चों मैं आपको इसे चारों जो हैं वो बता देता हूं। देखो, टेंसियोमीटर भूमि की मॉइस्चर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मिट्टी की नमी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर ये जल का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीएच मीटर मृदा का पीएच, जिसमें हाइड्रो आयंस की जो मात्रा ज्ञात की जाती है वो पीएच मीटर से मापते हैं। अब बचा क्या आपका ईसी बोले तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो कि मिट्टी में रहती है। और ध्यान रखें इसी के द्वारा हम लोग घुलनशील लवणों को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छे, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका जल क्षरण की प्रथम अवस्था है। जी, वाटर इरोजन जब होता है, आपको पता है बारिश होती है, हवा भी चलती है, तो उसके द्वारा क्या होता है मिट्टी के कण
या धूल जो होती है, मिट्टी धूल के रूप में उड़ जाती है, तो उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। हिंदी में उसको जल क्षरण कहा जाता है, बोले तो वाटर इरोजन बोला जाता है, वाटर के द्वारा जो होता है। और वो पहली अवस्था पूछ रहे हैं, वो पहली स्टेज क्या है। सबसे पहले क्या होता है, परत क्षरण होता है, रिल इरोजन होता है, बौछार होता है या अम्नालिका। देखो पानी बरसेगा, बौछार आएगी, जिससे क्या होगा, जो मिट्टी के कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका आंसर सही होगा, पहला है आपका बौछार, फिर होता है परत, देन रिल, देन होता है आपका अम्नालिका। इस प्रकार से चलता है। 1 बौछार है, सेकेंड ये, थर्ड ये और फोर्थ है। इस प्रकार से आपकी स्टेज चलती रहती हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अम्लीय वर्षा, जो आपकी अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन होती है, किसके कारण होती है, इसे बता सकते हो आप लोग। याद रखें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि गैस के कारण होती है। 2 गैस होती हैं और ये भी ध्यान रखें। अब कौन सी होती है कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है। पीएच मैं बता देता हूं आपको कितना होता है अम्लीय वर्षा का पीएच, 7 होता है, या 5.6 से कम होता है, 8.5 से भी कम होता है, या 7 से भी कम होता है। तो आपको बताना है बच्चों अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखें, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6 से भी कम। ओके, अगर मिट्टी के पूछता तो मिट्टी का पीएच पूछता तो अम्लीय मिट्टी का पीएच होता है 7 से कम। ऊपर होता है आपका कितना, क्षारीय, और 7 है वो तो न्यूट्रल। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। जिप्सम जो होता है ना, इसमें बात करते हैं कि कितने आपके प्रतिशत सल्फर पाया जाता है। तो बच्चों 12%, 18.6%, 29.2% या 40%। बच्चों इसका आंसर सही होगा 18.6%। याद रहे आपको, इसको पूरे चारों के ऑप्शन में आपको सही बता देता हूँ। तो देखिए 40% यूरिया जो सुना है आपने, यूरिया होता है ना, यूरिया में 40% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, 29.2% आपके जिप्सम में कैल्शियम रहता है, और 12% की बात करें तो एसएसपी सुना है, सिंगल सुपर फास्फेट, इस दुनिया का सबसे पहला फर्टिलाइजर, और इसमें आपका 12% सल्फर पाया जाता है। और जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में 18.6% आपका सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, प्रेस मड का प्रयोग किस प्रकार की मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है बच्चों। प्रेस मड क्या होता है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेस मड होता है, गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना से रस निकालते हैं। जब हम रस निकालते हैं, जैसे आपने किसी जहाँ पर रस निकलता हो, अपने फैक्ट्री में अगर आप लोग गए हो तो वहाँ जहाँ रस निकलता है ना, तो रस निकलने के साथ साथ उसमें से कुछ मेल टाइप में भी निकलता है ऐसे। तो वो जो मेल टाइप का होता है ना, उसका जैसे चीनी बनाते हैं वहाँ पे, तो चीनी से भी मेल निकाल के, चीनी तो वाइट होती है बिल्कुल, देखा है ना, जबकि रस का जो कलर होता है वो ग्रीन सा टाइप में होता है, मतलब मटमैला कलर कह सकते हैं, वैसा कलर होता है कि नहीं होता। अगर आपने जूस पिया होगा गन्ने का तो आपको जानकारी होगी, है ना। तो जो मटमैला कलर होता है ना, उसको हम प्रेस मड कहा जाता है। वो इकट्ठा होता जाता है, और उस इकट्ठे हुए पदार्थ का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, ध्यान रखें, किसका प्रयोग किस में किया जाता है, ध्यान रखना इसका प्रयोग। तो मिट्टी को सुधारने में लिए कर सकते हैं। देखिए कौन सी मिट्टी सुधारने के लिए, अम्लीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या सभी। तो याद रहे, प्रेस मड का प्रयोग क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए किया जाता है। हमको यहाँ पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि क्षारीय मिट्टी होती क्या है। तो याद रखें, जिस मिट्टी का पीएच मान 8.5 से भी अधिक होता है उसे हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं। अम्लीय मिट्टी कौन सी होती है, भाई मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से भी कम होता है उसको हम अम्लीय मिट्टी कहते हैं। अब बात करें लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी कौन सी होती है, भाई मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8.5 के मध्य होता है। कितना, 7 से 8.5 के मध्य होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवणीय मिट्टी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग सैलाइन सॉइल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है, निम्न पोषक तत्वों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म, आपको पता है पोषक तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसमें कौन सा है सूक्ष्म बताना है आपको, आयरन, मोलिब्डेनम, सल्फर या जिंक। तत्व नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, सल्फर जो है ना वो द्वितीयक पोषक तत्व होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है। बाकी जो तीनों हैं वो आपके कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। निम्न में से सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है। सांद्र बोले तो कंसंट्रेट भी बोल सकते हैं। दूसरा आप इसको, दूसरा वर्ड होता है इसके लिए हैवी। हैवी आपकी ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स होती है इनमें से कौन सी नहीं है, हड्डी का चूरा, खलिया,
रक्त का चूरा, हरी खाद। तो बच्चों याद रखें हरी खाद। हरी खाद आपकी शांत कार्बनिक खाद नहीं है, ये आपकी कौन सी खाद है? भारी कार्बनिक खाद है, याद रहे। बाकी सभी सांद्र यानी लाइट हैं। यूरिया का अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। याद रखें यूरिया का जो अम्लीय तुल्यांक होता है वो कितना होता है? याद रखें 80। कितना होता है? 80। ओके, ये ध्यान रहे आप लोग को। सिंचित क्षेत्र में एक नमूने के लिए क्षेत्रफल कितना होता है? जी हाँ, जब हम कोई इरिगेटेड एरिया है, सिंचित एरिया है, वहाँ पर अगर हम मिट्टी परीक्षण के लिए कोई नमूना ले रहे हैं तो कितना नमूना होता, कितने एरिया से हम लोग नमूने ले सकते हैं? नमूना आपको पता है 500 ग्राम लेगा, आधा किलो लेते हैं हम लोग। लेकिन ये बात कही जा रही है कि कितने हेक्टेयर में से आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि एक जगह से नमूना नहीं लेते हैं। आपको पता है 10 जगह से आपको नमूना थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी की जाती है। तो याद रहे 10 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 2.5 यानी 2.5 कह सकते हैं, 2.5 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर। तो आपको बताना है बच्चों कितना एरिया इसके लिए रहता है। ध्यान रहे 2.5 हेक्टेयर कितना रहता है? 2.5। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रहे उत्तराखंड है, सिक्किम है, असम है या राजस्थान है? तो याद रहे भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। सिक्किम में सबसे पहले सब कुछ आपका जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां पर होने लग गई थी। निम्न संस्तरों में से कार्बनिक संस्तर कौन सा है? ऑर्गेनिक हॉरिजन कौन सा है बच्चों? AeOOB। आपको पता है ना 5 संस्तर पाए जाते हैं हमारी मिट्टी में, और 5 संस्तर में से कार्बनिक संस्तर की बात आई तो याद रखें O संस्तर है कार्बनिक संस्तर। कौन सा है? O है। मृदा अपर्दन के लिए संरक्षण की शस्य विधि कौन सी है? कंटूर बंडिंग, समोच्च खेती, VVF या बेंच टेरिस? तो याद रखें मृदा अपर्दन की संरक्षण की जो शस्य विधि है वो है आपका समोच्च फार्मिंग। कौन सी है? समोच्च। वानस्पतिक रूप से बीज होता है, वानस्पतिक बोले तो आप बॉटनिकल रूप से जो आपका सीड होता है क्या होता है? अंडाशय होता है, बीजांड होता है, फल होता है या सभी होता है? तो याद रखें वानस्पतिक रूप से बीज आपका क्या होता है? बीजांड होता है। चलिए बच्चों थोड़ा सा आज के लिए इतना ही कर पा रहा हूँ, 50% से ऊपर नहीं हो पा रहे हैं। चलिए समय उतना नहीं मिल पा रहा है बच्चों, कोशिश करूँगा आगे से आपके 100 प्रश्न जो आपको कराने की कोशिश के, हर वीडियो में आपको 100 प्रश्न कराऊँ, लेकिन थोड़ी सी समस्या के कारण मैं आपको नहीं करवा सकता। चलिए आगे कोशिश रहेगी मेरी। और बाकी PCMB के क्वेश्चन भी, जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इनकी भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए आप तैयारी अच्छे से करते रहें, पढ़ते रहें। आपके फॉर्म आने वाले हैं MPPAT के, और आप एग्जाम अक्टूबर में श्योर है एग्जाम होगा। समय आपके लिए बहुत कम मिलने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहें, मेहनत करते रहें, अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, कंटिन्यूस रखें और छोड़े नहीं बीच में। ऐसा नहीं कि अभी फॉर्म नहीं आया है तो पढ़ लेंगे आराम से, समय है बहुत, ऐसे ना सोचें। पढ़ते रहें, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है बेटा। रेगुलरिटी अगर रखोगे ना, कंटिन्यूस बिल्कुल रहोगे, तो बिल्कुल भी आप लोग सिलेक्शन के आपके पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। एक बात और बता देता हूं आपको कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप 11th-12th के छात्र हैं तो पूरी वीडियो आपको जो है ना, एग्रीकल्चर की पूरी वीडियो आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप पूरी 12th की तैयारी कर सकते हैं। आपके भाई, आपकी बहन या आपके जो भी मित्र हैं वो अगर 12th एग्रीकल्चर में, तो उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी के बारे में जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।